कैसे हो आप सब लोग? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। देखिए भाई, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया हो तो उसको जरूर ज्वाइन कर लें। इसमें करीब 1500 मेंबर हैं। तो यहाँ से आप अपनी कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेरी होती है, आप वो एक दूसरे से पूछ सकते हैं, मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। इस ग्रुप में जितने भी एडमिन हैं उन किसी से पूछ सकते हैं आप लोग। पहली चीज़, यहाँ से करीब मिनिमम करीब 500 प्लस आपको यहाँ से यूपीएसआई में आपको दिखेंगे। जो एसआई दिखेंगे यहाँ से देखना, दरोगा यहाँ से 500 प्लस देखने को मिलेंगे आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर ये उस ग्रुप में थोड़ा सा अलग है कुछ ना कुछ। ठीक है ना, सारे पढ़ने वाले बंदे मैक्सिमम। चलिए, मैं बात कर रहा था यहाँ पर फेज सेकंड के बारे में। आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट है भाई, फेज सेकंड जो है ना कठिन आया काफ़ी ज़्यादा, तो इसके बारे में बताइए कि एक्चुअल में कठिन आया कि क्या रहा। ठीक है ना, ये वीडियो फेज थ्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, पहले ही बता रहा हूँ। कभी भी देखना ये फेज थ्री का, क्योंकि रेस्पेक्ट में, फेज थ्री के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि आपको यहाँ से आइडिया लगेगा कि किस तरीके से आगे पेपर हो सकता है। ठीक है ना, इसलिए वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप, कोई भी स्टेप मत छोड़ना, पूरा देखना, क्योंकि कहीं पे भी कुछ भी आप स्किप करोगे तो दिक्कत आपको ही होगी। ठीक है ना। चलिए, मैं बात करूँ यहाँ पर फेज टू कैसा रहा, कठिन रहा, इजी रहा। यहाँ पर मैं कॉमन चीज़ें आपको कैसे पता चले कठिन रहा है, यहाँ पर मैं फेज़ वन और फेज़ टू की कुछ कॉमन चीज़ों के बारे में बात करूँगा, फिर उसके डिफरेंस के बारे में कि क्या चेंज कर दिया था उन्होंने, क्या डिफरेंस कर दिया था फेज़ टू और फेज़ वन में। और अगर यह कठिन रहा है फेज़ टू, तो नॉर्मलाइजेशन में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा और कितना बेनिफिट मिल सकता है, इस चीज़ पर बात करेंगे। और फाइनली मैं बात करूँ पेपर जो फेज़ थ्री है वो कैसा आ सकता है। ठीक, मैंने अभी तक आप लोगों से बात की टेलीग्राम की, अब मैं बात करता हूँ। देखो, मैं ब्लैंक स्लाइड लेके आया हूँ क्योंकि टाइपिंग का इतना टाइम नहीं था, मैं टाइप वगैरह कर पाता। चलिए, पहले मैं बात करता हूँ आप लोगों से कॉमन चीज़ों के बारे में, जो फेज़ वन और फेज़ टू में क्या क्या चीज़ें कॉमन रही थी। ठीक है ना, टू एंड वन में। तो पहले अगर मैं बात करूँ हिंदी साहित्य के लिए अगर मैं बात करूँ, आप एक चीज़ देखोगे, कॉमन चीज़ तो यही रही थी कि 7 से 12 क्वेश्चन आपके हिंदी साहित्य से देखने को मिलते हैं डिफरेंट शिफ्ट में। ठीक है, कहीं पर 12 भी देखने को मिले, कहीं पर 6 से 7 भी। और कभी कभी ऐसा भी हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में कि 2 करीब क्वेश्चन देखने को मिले थे हिंदी साहित्य से। कभी कभी ऐसा हुआ है, ये ध्यान रखना, जहाँ पर बंदे 35 के करीब स्कोर कर पा रहे हैं। शिफ्ट फेज़ वन की बात कर रहा हूँ मैं, 35 से 36 कर पा रहे हैं। जैसे मेरी कई लोगों से बात हुई है, ग्रुप में भी हैं और बहुत लोगों से बात हुई है, दोस्तों ने, बहुत लोगों ने पेपर दिया है। अगर मैं बात करूँ आप लोगों से करंट अफेयर की, तो करंट में क्या सी ट्रेंड चल रहा है कि पहला और दूसरा, मतलब पहला नहीं, मैं एक या दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोगों से। अब फेज़ वन में कैसा पूछा जा रहा था, फेज़ टू में कैसा पूछा जा रहा है, ये कॉमन बात कर रहा हूँ। अभी तो मैं फेज़ टू में और फेज़ वन में क्या डिफरेंस आ गया करंट अफेयर में और हिंदी में भी। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं एक और चीज़, जो मैथ्स का जो हिसाब किताब आ रहा है, आपको पता है मैथ है तो नॉर्मल, लेकिन कैलकुलेटिव है, लेकिन कैलकुलेटिव है। मतलब आपको पेन भैया अच्छे से बजाना पड़ेगा वहाँ पर। और एक और चीज़ बता दूँ छोटी सी बीच में, कि अगर आपको रफ सीट के बारे में पहले पूछ लेना कि भाई कितनी रफ सीट के पेज देगा। ठीक है ना, ये मेरे साथ हो चुका है, 2 देने के बाद मना कर दिया था, और मैंने ये चीज़ ध्यान नहीं दी थी, क्योंकि एसएससी वगैरह में खूब आराम से 3 सीट करीब मिल जाती, तो मेरे को यही था कि चलो कोई नहीं, आराम से 3 सीट तो हो ही जाएंगी। तो इसलिए मैंने थोड़ा जो रीजनिंग में आते हैं थोड़े से मैं डायरेक्शन वगैरह के वो मैंने थोड़े बड़े बड़े बना दिए थे, तो इसलिए फिर उसी गैप में कहीं ना कहीं जगह ढूंढ के मुझे मैथ करना पड़ा था। लास्ट में मैथ में कुछ क्वेश्चन में ऐसा दिक्कत बन गई थी। तो ये चीज़ पता कर लेना, अगर 2 ही मिले तो इसलिए छोटे छोटे स्टेप में करना क्वेश्चन को। चलिए, आगे मैं बात करूँ रीजनिंग की। सॉरी, हाँ, रीजनिंग में क्या हो रहा है, रीजनिंग में क्या हो रहा है, रीजनिंग प्लस जीएस दोनों पूछे जा रहे हैं एक साथ। लेकिन रीजनिंग का करीब करीब आपको क्वेश्चन वही है, कोई वेरिएशन नहीं है। रीजनिंग में अगर 10 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, मतलब अगर जीएस के 10 क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग में, तो 10 क्वेश्चन आपके मैथ में डालने हैं रीजनिंग के। ठीक है ना, ये चीज़ की गई है। ठीक, अगर मैं आप लोगों से कॉमनली बात करूँ कि हिंदी, जीएस, रीजनिंग और मैथ किस तरीके से हिसाब किताब रहा है। हिंदी में तो सब मतलब 40 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, लेकिन मैथ में क्या हो रहा है, 50 से 55 क्वेश्चन बन रहे हैं, पूछे जा रहे हैं इतने। और रीजनिंग में क्या हो रहा है, 40 से 35 क्वेश्चन करीब। अगर यहाँ पे जीएस बढ़ रहा है तो रीजनिंग कम होती जा रही है। मैथ की बात करूँ यहाँ पर 30 से सॉरी 38 लगा लेना यहाँ पर, और 30 से 32 के करीब ये क्वेश्चन बन रहे हैं। ये एक सिनेरियो ट्रेंड चल रहा है कि 2-4 ऊपर नीचे इस तरीके से बन रहे हैं। ठीक है ना। और क्या एक और चीज़ कॉमन बता दूं कि पहली बार से पहले से चीज़ें क्या हो रहा है, जैसे पहले क्या हो रहा था आपका, एक चीज़ हमारी कोडिंग डिकोडिंग इस सब में अच्छी खासी पूछी जा रही है, अच्छा हिसाब किताब है रीजनिंग में। और एक और चीज़ कि पहले जैसे इनपुट आउटपुट पूछा जाता है, इस बार नहीं पूछा जा रहा। अगर मैथ में बात करूँ तो इस बार कुछ नया टॉपिक ऐड हुआ है, एपी एंड जीपी।
ठीक है ना। एपी जीपी से एक एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है भाई। थर्ड शिफ्ट भाई, थर्ड फेज वाले तो इसको जरूर करके जाए, मैं पहले बता रहा हूँ। और एक मोस्ट कॉमन थिंग क्या देखने को मिली, हिंदी हिंदी और जीएस की बात करूं तो क्या किया गया है कि अगर हिंदी इजी है तो जीएस टफ कर दिया, अगर हिंदी टफ कर दिया तो जीएस इजी कर दिया। भाई जिसका अगर जीएस खराब होगा, मान लो जीएस का जीएस खराब ही होगा, ठीक है ना, मान लो जीएस उसका खराब है अच्छा खासा, हिंदी इजी कर दें तो उसको बेनिफिट है, अगर हिंदी टफ कर दी तो जीएस कितना भी इजी कर दो फिर भी वो खराब जाएगा। तो जहाँ पर जीएस जिन लोगों का जीएस बैकग्राउंड खराब है तो वो मैनेज नहीं कर पाएंगे अपना स्कोर सही से, सच बता रहा हूँ। तो हिंदी में और वो अपना हिंदी अगर उनकी ठीक है तो हिंदी मैनेज कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कंसिक्वेंसेस होते हैं ये। और एक और चीज़ बात करूं मैं, एक और चीज़ के बारे में, लगभग मूल विधि और संविधान की बात करो, दोनों से प्रश्न का जो संख्या थी वो 24 के करीब बन रही है। हो सकता है आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होंगे कि भाई इतने इतने, तो बोल रहे थे 6-7 क्वेश्चन, हाँ एक तो शिफ्ट में बता रहे हैं कि 6 से 7 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे गए हैं बस। वो ऐसा लग रहा है आप लोगों को क्योंकि पॉलिटी से संबंधित उन्होंने जैसे कि आर्टिकल वगैरह नहीं पूछे, कुछ पूछ लिया, ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इस तरीके से पूछा है, ठीक है ना, कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है इस तरीके से पूछा, संवैधानिक या संवैधानिक कौन सी बॉडी है, कौन सा निकाय है, तो वहाँ पर शायद डिफरेंस नहीं कर पा रहे बच्चे, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत बन रही है। तो मूल विधि और संविधान में करीब करीब 24 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं किसी किसी शिफ्ट में, मैंने ये नहीं बोला हर शिफ्ट में, किसी किसी शिफ्ट में हो सकते हैं। और रीजनिंग की बात करूँ 3 से 4 सीरीज आपकी आ रही हैं, 3 से 4 जो सीरीज आ रही हैं वो आ रही हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ 4 मान के चलूँ तो 2 आपकी ईजी होंगी, 2 आपकी टफ होंगी, 2 ईजी कर देंगे इस सीरीज लेकिन 2 टफ कर देंगे, इस तरीके से ट्रेंड चल रहा है। तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली, ठीक है ना। हिंदी में वही चीज़ चल रही है कि हिंदी में ज़्यादा बात नहीं है मुहावरा या पर्यायवाची वगैरह के बारे में, संधि के बारे में, ये तो कॉमन चीज़ है। लेकिन अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से डिफरेंस की, क्या क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर मैं फेज़ 1 की बात करूँ, अगर मैं फेज़ 1 की बात करूँ तो आईपीसी एंड सीआरपीसी की जो धारा थी वो पूछी जा रही थी आराम से, जो धारा थी वो पूछी जा रही थी फेज़ 1 में, ध्यान रखना। फेज़ 2 में और एक और चीज़, वन मोर थिंग, कि जो एक्ट वगैरह कब लागू हुए उनकी सन पूछी जा रही थी, जो कॉमन थे, कब लागू हुए, ठीक है ना, कब लागू हुए ये पूछा जा रहा था, और ये कॉमन पूछे जा रहे थे। एक्ट क्या थे, कॉमन थे एक तरीके से। फेज़ 1 में ऐसा देखने को मिला है भाई, देखो जिसको बुरा लगे लग जाए, बट मेरा भी फेज़ 1 में था, मैं सच बता रहा हूँ जो मैंने देखा था, और उसका मैंने एनालिसिस भी देखा था, काफ़ी दोस्तों का पेपर हुआ उनसे बात हुई थी, उन सब के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। लेकिन फेज़ 2 में क्या देखने को मिला हमें, जो आपके फेज़ 1 2 में आईपीसी और सीआरपीसी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी आईपीसी और सीआरपीसी में क्या देखने को मिला कि धारा देखने को तो मिली, लेकिन वो एक्ट की धारा देखने को मिली, लेकिन वो एक्ट की धारा देखने को मिली ज़्यादा, मैक्सिमम। ऐसा नहीं फेज़ 1 में देखने को नहीं मिली, फेज़ 1 में भी धारा देखने को, मेरे खुद शिफ्ट में 2 धारा अलग अलग से आई थी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा धारा देखने को मिली, पहली चीज़ आईपीसी और सीआरपीसी से, ठीक है ना। और मैं बात करूँ, कुछ ऐसे एक्ट या अधिनियम पूछ लिए गए आप लोगों से जो शायद आप लोगों ने कभी सुने हो, जो आप लोगों ने शायद कभी ही सुने हो, इस तरीके से पूछ लिए गए थे कि ये कब आया, ये कब आया, ठीक है ना। और उनसे धारा, और काफ़ी धारा तो पूछे गए थे आप लोगों से। देखो थोड़ा सा गला खराब है, उसके लिए खेद है। तो मैंने क्या बात कर रहा था यहाँ पर कि काफ़ी ऐसे अधिनियम पूछे गए थे जो कॉमन नहीं थे, फेज़ 2 में ऐसा देखने को मिला है भाई। और कभी कभी क्या देखने को मिला है, एक दो चीज़ और देखने को मिली है कि जो स्टैटिक का पार्ट है, स्टैटिक जी के, इसका वेटेज बढ़ा था फेज़ 2 में, इस ये बढ़ा था भाई फेज़ 2 में। और कुछ स्टैटिक ऐसा नहीं कॉमन नहीं था, मतलब एकदम, मतलब कहते हैं ना, टेढ़ा मेढ़ा पूछा था इन लोगों ने, इस तरीके से पूछा है। तो थोड़ा सा फेज़ 2 में बढ़ा है इस चीज़ का लेवल, तो इसलिए ये शिफ्ट, मतलब जो फेज़ 2 है वो आराम से टफ होता दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर की, करंट अफेयर में क्या देखने को मिला, करंट अफेयर में फेज़ 2 में बात कर रहा हूँ, फेज़ 1 की तो आपको पता ही होगा, फेज़ 2 में क्या बात कर रहा हूँ, फेज़ 1 की तो मैंने कॉमन चीज़ों के बारे में बात कर लिया था। क्या देखने को मिला है फेज़ 2 में, देखो फेज़ 1 में तो एक चीज़ देखने को मिली थी, कॉमन करंट अफेयर पूछी जा रही थी एक तरीके से, जैसा मैंने देखा था कॉमन थी, अगर आपने पढ़ा है तो जेड कर दोगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि आप ब्रांड एम्बेसडर पूछा था, ब्रांड एम्बेसडर भी इस तरीके से पूछ लिया भाई, जो आपने उस कंपनी का कभी नाम ही ना सुना हो, कभी सुना होगा लेकिन आपने सोचा नहीं होगा इसका ब्रांड एम्बेसडर याद कर लूँ, ठीक है ना। ऐसा होता है ना कि अरे ये कॉमन नहीं है, हटाओ, ये याद करने की क्या जरूरत है, इस तरीके से पूछा उन लोगों ने, सच बताऊं तो।
तो चीज़ समझ आ रही है। उन्होंने क्या किया है, फेज़ 2 में थोड़ा सा करंट अफेयर को टिपिकल किया है, टिपिकल सॉरी टिपिकल किया है, और फेज़ 1 में आपकी कॉमन थी। ये भी चीज़ देखने को मिली है, बता दूं मैं। अगर मैं हिंदी की बात करूं, थोड़ा सा डिफरेंस में हिंदी में क्या चीज़ देखने को और मिली, तो हिंदी इन्होंने, मैंने बोला एक चीज़ तो कॉमन है, टफ या इजी, जीएस या हिंदी में से रहेगा, वो सेक्शन तो टफ या इजी है ही, लेकिन हिंदी में क्या चीज़ देखने को मिली है, जैसे पहले पूछा था कौन सा रस है, एक दो लाइन दे दी, उससे पूछा कौन सा रस है, ठीक है ना, कौन सा रस है, ये पूछ लिया आप लोगों से पहले फेज़ 1 में ये पूछा गया था। लेकिन फेज़ 2 में वही क्या पूछा कि भाई चलिए विवाह, आविर्भाव, इस तरीके से इनकी डेफिनेशन बताइए, क्या डेफिनेशन होगी प्रॉपर, क्या फंक्शन होता है विभाव का रस के अंदर, इस तरीके से पूछा गया। तो बताइए भाई, ये चीज़ तो मतलब मेरे हिसाब से मैं तो ये कहता हूँ 95% नहीं देखे होंगे कि भाई इनकी डेफिनेशन वगैरह याद करो, या फिर बस ये होता है ना कि कौन सा रस है, ये देखो श्रृंगार रस है, वीर रस है, यही सारी चीज़ देखते हैं ना हम लोग। तो लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को चेंज कर दिया है फेज़ 2 में। अगर मैं बात करूँ अलंकार की, अलंकार की बात करूँ, अलंकार में क्या किया है, अलंकार में जैसे पहले डायरेक्ट अलंकार पूछे थे फेज़ 1 में, फेज़ 1 में डायरेक्ट पूछे थे, लेकिन फेज़ 2 में, ये फेज़ 1 था, ये फेज़ 2 में क्या है कि डेफिनेशन पूछ रहे हैं आप लोगों से, मैक्सिमम अलंकार की डेफिनेशन पूछ रहे हैं। फेज़ 3 वाले देख लो भाई, कुछ भी पूछ सकते हैं आप लोगों से, हो सकता है एक दो मनों में से कुछ कॉमन हो जाएगा आप लोगों के लिए, कुछ तो फायदा होगा ही। अगर मैं फेज़ 1 में पॉलिटी के बारे में बात करूं, अगर मैं पॉलिटी के बारे में थोड़ी सी बात करूं, पॉलिटी में क्या हुआ है फेज़ 1 और 2 में, और फेज़ 1 की बात करूं मैं आप लोगों से, फेज़ 1 में आपसे आर्टिकल खूब भर भर के पूछे गए भाई, खूब पूछे गए। कोई ये बोले कि मेरे में आर्टिकल नहीं आया तो एक आध में हो सकता है, लेकिन हर किसी शिफ्ट में आर्टिकल पूछे गए तो खूब भर भर के आपसे। मतलब फेज़ 1 में पार्ट्स पूछे गए हैं संविधान के, कौन सा पार्ट है, आपसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, मतलब संविधान संशोधन अधिनियम पूछे गए हैं आपसे, खूब भर भर के पूछे गए, कब आया, कौन सा अधिनियम है, ये अधिनियम क्या है, ठीक है। और कुछ अगर मैं बात करूँ कोर्ट केस कॉमन पूछे गए आप लोगों से, कोर्ट केस कॉमन पूछे गए फेज़ 1 में, ये सच्चाई है, ठीक। तो ये कॉमन पूछे गए फेज़ 1 में। आगे अगर मैं बात करूँ एक सेकंड, नेक्स्ट स्लाइड। आगे अगर मैं बात करूँ तो फेज़ 1 की बात होगी, फेज़ 2 में, हाँ फेज़ 2 में क्या देखने को मिला है कि कई शिफ्ट में मतलब कई शिफ्ट में क्या चीज़ देखने को मिली है, कोई भी अनुच्छेद नहीं है, कुछ और पूछ लिया उसमें कोई भी अनुच्छेद देखने को नहीं मिला, कई कई शिफ्ट में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं देखने को मिला, ठीक है ना, कई कई शिफ्ट में। और हाँ कोर्ट केस देखने को और मिले हैं, तो वो टफ वाले पूछे हैं, जो मतलब ऑर्डिनरी आप इग्नोर करते हो या फिर आपने ना पढ़े हो, इस तरीके से। तो देख रहे हो ना फेज़ 1 और फेज़ 2 में कितना डिफरेंस कर दिया इन लोगों ने। आपको पता है कि इस तरीके से पूछ रहे हैं, इस तरीके से पूछ रहे हैं, आपको पता था, लेकिन आपका पेपर फिर भी सही से नहीं जा रहा। सोचो, आपका जो पेपर है फिर भी सही से नहीं जा रहा, आपको पता है क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्यों? क्योंकि भाई हिंदी तो वो टफ कर ही दे रहे हैं मान लो, और जीएस में थोड़ा सा और लेवल बढ़ा दें तो दिक्कत बनी जाएगी भाई। ये सारी चीज़ें थी फेज़ 1 और फेज़ 2 के डिफरेंस और कॉमन चीज़ों के बारे में। अगर मैं बात करूँ फेज़ 3 के लिए, फेज़ 3 में क्या क्या चीज़ देखने को मिल सकती है आप लोगों को। फेज़ 3 अगर मैं बात करूँ, एक चीज़ जो कॉमन होगी, जीएस या हिंदी में से एक चीज़ टफ होगी, या तो ये टफ या ये इजी होगी, या ये इजी होगा जीएस, या फिर ये टफ होगी, ठीक है ना। ये चीज़ तो आप लोगों को देखने को मिलेगी कॉमनली जनरली। मैथ आपका कैलकुलेटिव होगा, ये भी सच है कला खराब है, मैथ आपका कैलकुलेटिव होगा, ये तो सच्चाई है। करंट से आपके वही दो तीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कोई ज़्यादा नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई ट्रेंड चेंज नहीं किया बिल्कुल भी। रीजनिंग आपकी वही इजी टू मॉडरेट दिखाई देगी आपको, कोई कठिन नहीं होगी, इजी टू मॉडरेट दिखाई देगी आप लोगों को। और स्टैटिक के पार्ट का बात करूँ तो स्टैटिक का भाग जो है ना थोड़ा सा इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, ये ध्यान रखना, ये बढ़ेगा, स्टैटिक का थोड़ा सा भाव बढ़ेगा। हाँ हो सकता है आपके में थोड़े से आर्टिकल वगैरह हो सकता है, दोनों के मतलब जो फेज़ 1 एंड फेज़ 2 से कुछ चीज़ें कॉमन करके पूछ ले आप लोगों से, इस तरीके से पूछेगा, ये तो तय है, ठीक है ना। चलिए ये होगी बात आप लोगों की थर्ड फेज़ वालों को क्या क्या हो सकता है। भाई गुड अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूँ आपसे फेज़ 2 में आप अगर रनिंग करना चाहते हैं, तो भाई मैं तो पहले भी यही बोला था, अभी भी ये बोल रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन का आपको तो पक्का फ़ायदा मिलना ही है, ये तो श्योर है एक बार गुड अटेम्प्ट की बात कर लूँ, आपके 100+ जिसके बनना है भाई वो रनिंग की तैयारी चालू कर दें, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि फेज़ 2 में अगर मैं देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रही है।
वन मोर थिंग कि नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ तो भाई देखो, नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा कि आपके शिफ्ट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से फेज पर इतना डिपेंड नहीं करेगा, वो शिफ्ट के हिसाब से। अगर शिफ्ट टफ है और एक्चुअल में आपके अगर शिफ्ट टफ रही है फेज 2 में, तो ऑब्वियस सी बात है आपके मार्क्स ज़्यादा बढ़ेंगे एज कम्पेयर टू फेज 1। ये सच्चाई है। तो वही चीज़ देखने को मिलेगी आपको लोगों को। फेज 2 या फेज 1 के हिसाब से मार्क्स नहीं बढ़ेंगे आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन में, आपके शिफ्ट के हिसाब से मार्क्स बढ़ेंगे कि कौन सी शिफ्ट है, उस हिसाब से मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आपके क्या विचार हैं, क्या कि कौन सी फेज शिफ्ट, कौन सा फेज ईजी था, कौन सा फेज आसान था या टफ था, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।